काफ़ी काम करना शुरू किया है। मैंने पीछे बड़ौदा हाउस में भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूरे बड़ौदा हाउस से लेके और सारे ऑफिसेज एक्सेसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, चाहे वो ऑर्थोपेडिक डिसेबल हों, चाहे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हों या दूसरे जो हमारे सभी साथी हैं, उनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। तो हम लोग उसके ऊपर कर रहे हैं। पीसी को भी हमने लेटर लिखा था, तो वो यहाँ पर आ गया है, तो उस सब के ऊपर काम चल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने यही डिमांड की है कि जहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं वहाँ पर रैम्प बनाए जाएँ प्रॉपर रेलिंग के साथ। विजुअली इम्पेयर्ड साथियों को हमारे टेक्टाइल टाइल्स की आवश्यकता होती है जो ज़मीन पर लगाई जाती हैं, तो वो लगाई जाएँ। वॉशरूम एक्सेसिबल बनाए जाएँ। तो इस तरह से जो चीज़ें हम लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं बिल्डिंग के अंदर नेसेसिटी जो होती हैं चेंजेस की, वो सब के लिए हम लोगों ने लिख करके दिया हुआ है, और बड़ौदा हाउस में उसके ऊपर धीरे धीरे काम स्टार्ट हो भी गया है। तो एक तो ये विषय काफ़ी वो है बर्निंग। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि आप अपने डिवीज़न लेवल पे भी, जो डिवीज़न की हमारी बॉडी है, वो इसके ऊपर काम करें। और बहुत हम लोग पूरे ऑफिसों में, क्योंकि ऑफिसों में स्टेशनों में भी ये दिक्कत है, लेकिन कम से कम हम ऑफिसों को तो एक्सेसिबल बनवा लें, वरना अभी तक पता चला खाली रैम्प भी बनने में सब जगह पर नहीं आ रहे हैं, बाकी चीज़ों की तो बात ही अलग है। तो एक तो ये हो रहा था। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और डिवाइसेस का जो है, उसमें भी आपके यहाँ का हेडक्वार्टर दिल्ली डिवीजन का भी लेटर निकल गया था कि वो डिवाइस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बड़ौदा हाउस में भी स्मार्ट ग्लासेस का और उसका काम प्रोसेस है। स्मार्ट ग्लास के लिए टेंडर भी हो गया बड़ौदा हाउस के अंदर। 16 स्मार्ट ग्लास के लिए टेंडर हो रहा है, और स्मार्ट टीन और हियरिंग एड के लिए टेंडर हो रहा है, और फंडामेंटली सॉफ्टवेयर और लैपटॉप के लिए भी प्रशासन तैयार हो गया देने को बड़ौदा हाउस में। ये आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। अभी मैं जस्ट बात करके आ रहा हूँ कैंटीन के सामने तो डिप्टी सीपीओ से, तो वो उसके लिए एग्री हैं, और उन्होंने फाइल लैपटॉप के लिए पुटअप कर दी। नहीं, टीए ऑफिस में, तो उसके लिए वो दोनों चीज़ों के लिए एग्री हो गए कि हम दे देंगे। तो जैसे ही होगा, उम्मीद है कि जो स्मार्ट ग्लास हैं, क्योंकि स्मार्ट ग्लास पूरी इंडियन रेलवे में पहली बार शायद मिलेंगे, अभी तक कहीं पे भी नहीं मिले उसके अंदर। जो एक दो जगहों पर मिले हैं वो उन्होंने पैसे वैसे देने की बात करी है, लेकिन स्मार्ट ग्लास उसमें भी नहीं थे। तो यहाँ पर भी देखो स्मार्ट ग्लास परचेज़ होने के लिए जा रहे हैं। स्मार्ट ग्लास बनाने वाली एक ही कंपनी है अहमदाबाद की, उसी से परचेज़ हो रहे हैं जो डेमो देने आया था। बल्कि मेरी बात हो गई है उसके अंदर। आप लोगों को जो भी हमारे बड़ौदा हाउस के साथी हैं हमारे के, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी बात हुई है कि कम से कम 2 दिन की ट्रेनिंग वहाँ का जो स्टाफ आएगा उसको यहाँ बुलाया जाए ट्रेन देने के लिए स्मार्ट ग्लास की। तो ये सब करवाने की बात हो रही है। इसके अलावा एक और विषय है जो मैं बार बार, आप लोग बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई रोस्टर की बात ये क्यों करते हैं। फिर प्रशासन गेम खेल रहा है। हम लोगों ने रेलवे को कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर लड़ाई हम करें। ग्रुप बी के अंदर 70% का आपको पता होगा नोटिफिकेशन अभी हुआ है। अकाउंट्स का मुझे क्यों कह रहा था कि आज शायद कोई कह रहा है कि कल रात हुआ है, रात नोटिफिकेशन शायद, तो उसको मैंने नहीं देखा है अभी। बाकियों का अंदर से उन्होंने कंसीडर नहीं किया है, 30/6/16 से नहीं बनाया है रोस्टर, और उसके लिए हम लोगों ने आरटीआई भी लगा दी है और रिप्रेजेंट भी कर दिया है। मैं आज गया था, लेकिन डिप्टी सीपीओ वहाँ पर मिले नहीं, गस्टेड और वो आरपी वाले, तो उनसे बात हो गई है। लेकिन उसमें बड़ी अच्छी बात है कि लाइसेंस ऑफिसर ने जो रोस्टर है इनके वो बैट नहीं किए हैं, और मेरी 2-3 लोगों से बात हो रही है, वो लोग कोर्ट केस करने को भी तैयार हैं। तो हम लोगों को, क्योंकि जब 70% मतलब जो गस्टेड का है, गस्टेड का तो बनाना ही 30/6/16 से था, उसमें तो कोई विषय ही नहीं है कि बैकडेट से बनाना है ज़्यादा पुराना, 30/6/16 से आसानी से बना सकते थे। तो हमारे जो भी साथी ऐसे हैं जिन लोगों का ड्यू बनता है एग्ज़ाम देना ग्रुप बी में, चाहे वो एपीओ के लिए हो, एएमई के लिए हो, एएन के लिए हो, या एएफए के लिए हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले वो फार्म भर दें अपना, नंबर 1। चाहे वो यूआर कोटे से भरें, चाहे वो पीडब्ल्यूडी, अगर उन्होंने रिजर्वेशन है, एक वैकेंसी हो चाहे, क्योंकि कुछ कैडरों के अंदर कुछ वैकेंसियाँ रिज़र्व हैं, लेकिन जो रिज़र्व वैकेंसी हैं वो आप ये मत मानिए कि इसलिए हैं कि 30/16 से दे रहे हैं वो रिजर्वेशन, इसलिए है क्योंकि वो पहले हमारी भरी नहीं गई। जैसे इन्होंने एपीओ का निकाला है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एपीओ के अंदर हमारी पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी ऑलरेडी भरी गई थी पहले, जब 2022 से रिजर्वेशन दिया था। तो इस बार उन्होंने एपीओ के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया हमें, वैकेंसी एक भी रिजर्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि 30/16 से रिजर्वेशन नहीं दिया। जबकि मैंने सीनियरिटी लिस्ट चेक करी थी अभी, कहीं से मंगाई थी किसी से, तो उसके हिसाब से कम से कम 2 वैकेंसी हमारी बनती हैं 30/16 से अगर कैलकुलेट करें। तो अगर 30/6/16 से कैलकुलेट करने पे 2 बनती हैं, तो एक अगर भरी गई तो एक वैकेंसी आज भी होनी चाहिए हमारी स्टैंड। इसी तरीके से और दूसरी वो है एएमई की है, एएमई के अंदर भी यही है।
लेकिन एईएन के अंदर उन्होंने 5 वैकेंसी दिखाई हैं, आई थिंक 5 हैं। 5 तो उसमें ये है कि क्योंकि पहले वैकेंसी भरी नहीं गई और अभी भी जो एट प्रेजेंट उन्होंने निकाली है वो शायद 84 या कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं। तो वो जो करंट हमारी वैकेंसी है इन्होंने निकाली है 2 साल की असेसमेंट करके, वो उसी के बेसिस पे हैं, 30/6/16 से नहीं है। और ना ही उस लेटर में है लिखा हुआ 30/6/16। उस लेटर में भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो पीडब्ल्यूडी का 2022 का लेटर है, अगस्त 2022 का, उसके बेसिस पे हम दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जिन लोगों का ड्यू बनता है वो अपना फार्म भरें, और फार्म भरने के बाद तैयार नहीं, मैं रिप्रेजेंटेशन एक बना रहा हूँ, उस रिप्रेजेंटेशन को दें और उसके तुरंत बाद केस फाइल करें, चाहे वो चीफ कमिश्नर ऑफिस में करें या कैट में करें। क्योंकि अगर एक बार हम चूक गए उसमें तो ये कभी लागू नहीं होगा। जैसे ग्रुप सी में वो ढंग से लागू करने को तैयार नहीं है अभी तक भी। तो ये एक बड़ा मौका है जब हमें रेलवे बोर्ड को और उनको सबको घेरना चाहिए। अभी मैंने एसोसिएशन की तरफ से भी एक एप्लीकेशन वो डाला था कि भाई जो भी एप्लीकेशनें आ रही हैं जिन लोगों ने दी हैं वो एसोसिएशन को दें, तो हम लोग ग्रुप सी और बी के लिए रेलवे बोर्ड को भी उन एप्लीकेशनों के साथ भेजेंगे पूरा बंच, ताकि रेलवे बोर्ड जैसे ग्रुप उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इशू उठाया है, एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेशन के बेस पे उन्होंने निकाला है सारी जोनल रेलों को कि एक 96 से रोस्टर बनाए जाएं और बैकलॉग भरा जाए। तो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी एक लेटर देंगे कि कोई भी रोस्टर नहीं बन रहा है और ये एक प्रेजेंट पोजीशन है, तो वो मिलकर के हम लोग बात करने का वहाँ पे प्रयास करते हैं। तो ये इशू है एक तो आप लोगों के सामने। इसके अलावा अगर जो हमारा एक और बहुत महत्वपूर्ण वो चल रहा है वो है इस समय इलेक्शन का। तो इलेक्शन में जो हमारे पुराने साथी हैं जो 10 साल 12 साल पुराने हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि इससे पहले 2 बार इलेक्शन हो चुके हैं। दोनों में से एक बार जब सबसे पहले हुए थे 2003 में हुए थे शायद, तो हम लोगों ने एनआरएमयू को अनकंडीशनल सपोर्ट किया था अपने कुछ लोगों के कहने पे और जो हमारे इनके बड़े पदाधिकारी हैं एनआरएमयू के कहने पे। लेकिन उसका परिणाम हमें ये देखने को मिला था कि एनआरएमयू जब सिंगल ट्रेड यूनियन बनी तो उसने सारे काम ऐसे किए जो पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट थे, और इन सब बातों के हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं अगर उससे पुरानी बात छोड़ दूं कि जो हम लोगों के पास उसका भी है और मैं डाल भी रहा हूँ ग्रुपों के अंदर, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। जैसे अभी यूनियन ने प्रचार करना ये भी शुरू कर दिया, वो डिसेबल लोगों की वोट बैंक की ताकत को समझे हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है। अभी मैंने देखा कि एक यूनियन ने किसी की वीडियो बना के डाली है और उसने कहा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कि एनआरएमयू हमें बड़ा सपोर्ट करती है, जबकि उसको नॉर्दर्न रेलवे में आए हुए कुछ महीने हुए हैं। तो एनआरएमयू ने उससे एक वो डलवा दी है वीडियो बनवा करके सिंगल आदमी से। उसको शायद ये नहीं मालूम कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को रुकवाने वाले ये दोनों फेडरेशन थी रेलवे बोर्ड में। उसका मैं आज और कल के अंदर, आज या कल, उसका लेटर सारी ग्रुपों में डाल दूंगा कि रेलवे बोर्ड में कैसे इन दोनों ने सहमति दिखाई अपनी, दोनों फेडरेशनों ने, कि मत लागू करो। उसका लेटर मैं डाल दूंगा। उसके अलावा आप लोग सब जानते हैं कि आज तक जब कोर्ट में लड़ने के बाद, जब नॉर्दर्न रेलवे में लागू करने के रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर कर दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो हमारे यहाँ पर रोस्टर ज़्यादातर जगहों पर नहीं बने। मुश्किल से पहले जब बने तो 10-20 कुछ रोस्टर बने हेडक्वार्टर के अंदर, किसी भी डिवीजन ने नहीं बनाए। उन्होंने केवल प्रेजेंट डेट से देना शुरू किया थोड़ा सा रिजर्वेशन। जब बहुत लड़ाई हुई है तो अब उनके पास थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया, कहीं रोस्टर नहीं बन रहे। मैं सवाल करता हूँ कि हमसे ज़्यादा ताकत इन लोगों के पास है, ये भी कहते हैं, तो क्या दोनों में से किसी यूनियन ने, आज की डेट में दोनों यूनियन ने रिकॉग्नाइज हैं, क्या दोनों में से किसी यूनियन ने आज तक रोस्टर की बात करी? आज हमारे जितने साथी बैठे हैं, आप लोग ये बात सोच करके देखो या ये बात बता करके देखो कि किसी यूनियन ने आज तक कहा कि भाई पीडब्ल्यूडी का रोस्टर कहाँ है। अब हमारा छोड़ दो, मैं अपना भी छोड़ देता हूँ। इससे भी और मजेदार घटना घटी है, मैंने 2-3 ग्रुपों में वो डाला है और एनआर के भी ग्रुपों में डाला था। मैं तब बहुत सरप्राइज हुआ जब चेयरमैन रेलवे बोर्ड को चिट्ठी निकालनी पड़ी जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी उनकी मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ, जो SC ST और OBC की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत स्पेसिफिक। और उस कमेटी ने ये कहा कि रेलवे के अंदर नॉर्मल रोस्टर, क्योंकि 2 रोस्टर बनते हैं, एक नॉर्मल बनता है, एक पीडब्ल्यूडी का बनता है। नॉर्मल रोस्टर के माध्यम से जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, आरक्षण पॉलिसी, उसको लागू किया जाता है, जो SC ST और OBC को दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को नहीं, उनका रोस्टर अलग है।
तो उनका कहना है कि वो रोस्टर ही नहीं बन रहे आपके यहाँ प्रॉपर, और ना आपके यहाँ आरक्षण पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक बात तो पार्लियामेंट्री कमेटी झूठ तो बोलेगी नहीं, उसमें तो संसद सदस्य बैठे होते हैं, और अगर वो झूठ बोल रही तो सीआरबी ने कहा क्यों नहीं उनको कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, उसी लेटर में ये लिखा हुआ है कि कमीशंस भी ये बात कह रही हैं कि आपके यहाँ रोस्टर नहीं बन रहे हैं, तो फिर उन्होंने गाइडलाइन इशू करी है कि रोस्टर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जो उन्होंने लिखा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए और रोस्टर अच्छे बनाए जाएँ। तो मुझे लगता है कि ये यूनियनों ने, जब दोनों यूनियन का जो काम होता है वो केवल एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के साथ साथ ये भी होता है कि हमारी वैकेंसियाँ ख़त्म ना हों। जब प्रॉपर रोस्टर ही नहीं बन रहे तो वैकेंसी कैसे कैलकुलेट हो रही हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर इनमें से कोई विद्वान यूनियन का नेता हो, हमारे सारे साथियों से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पूछ सकता है तो इन यूनियन वाले जब वो उनके पास आएँ तो उनसे ये सीआरबी का लेटर दिखा करके पूछे कि ये सब, ये चेयरमैन गलत बोल रहा है या आप सही नहीं हो। अगर ये रोस्टर नहीं बन रहे तो वैकेंसी कैसे कैलकुलेट कर रही है रेलवे नौकरी देने के लिए। मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूँ, अभी प्रमोशन को तो छोड़ ही दो। नौकरी देने के लिए आप कहते हो प्राइवेटाइजेशन जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है, ढिमका जिम्मेदार है। अरे तुम भी तो जिम्मेदार हो, तुम रोस्टर क्यों नहीं मांगते हो उनसे? वैकेंसी कैलकुलेट कैसे हो रही है फिर? तो इसका मतलब वो सपने में उठते हैं अधिकारी और अपनी मर्जी से बनाते हैं, यार 100 आदमी भर्ती कर लो, 100 में से इतने इतने भर्ती कर लो, मतलब आंख बंद करके भर्ती हो रही है। हमारे इन सब बातों को कोई उठाने वाला नहीं है। तो आप सोचो कि जब वो दूसरा रोस्टर मेंटेन नहीं हो रहा, और हमारा कोई साथी इसको गलत ना समझे, जबकि हमारे यहाँ यूनियनों के साथ साथ 2 हमारी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन भी हों उन वर्गों से संबंधित जहाँ रिजर्वेशन लागू होना है, तो उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। तो पीडब्ल्यूडी के लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं, तो वो शायद इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम लोगों की फिर भी रोस्टर की बात होने लगी। और मुझे लगता है कि नॉर्दर्न रेलवे में या इंडियन रेलवे के अंदर रोस्टर की बात तब होनी शुरू हुई जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया, वरना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि रोस्टर किस चिड़िया का नाम होता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप, हम लोग किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते कि आप किसको वोट दें किसको वोट ना दें, लेकिन एक बार सोचें जरूर कि भाई रोस्टर बनाने की बात आती है तो ये नहीं देते। हमारे रामेश्वर जी हैं और दूसरे लोग हैं, मैं और अशोक यादव जी खुद सीनियर डीपीओ से यहाँ मिले, अम्बाला में गए, बड़ौदा हाउस की भी यही स्थिति है। जब ऑफिस इक्विपमेंट देने की बात आती है, हमारे कई साथी हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको ऑफिस में काम करने की जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है, ऑर्थोपेडिक लोगों को अपनी तरह की समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनको समस्या नहीं आती, लेकिन उनकी कुछ समस्याओं का हल निकल आया। वो भी बहुत संघर्ष के बाद निकला था, जिसे मोटराइज व्हीलचेयर देने की बात थी। हम लोगों ने 3 साल तक लड़ाई लड़ी, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी। उसके लिए भी रेलवे की जो सिंगल ट्रेड यूनियन थी उस ज़माने में, उसका कहना था कि 30% पैसे इन लोगों से लो, ग्रुप डी और ग्रुप सी के एम्प्लॉइयों से। तो भाई क्यों लो? जब सरकार पैसा दे रही है तो हम क्यों पैसा देंगे? अगर हमें ही पैसा देना है तो हम बाजार से नहीं खरीद लेंगे अपने आप। मतलब जो यूनियन को ये कहना चाहिए कि तुम दो, वो ये कहती थी कि इनसे पैसा लो और फिर इनको दो। तो बहुत संघर्ष करने के बाद हमने मोटराइज व्हीलचेयर और दूसरी सारी चीज़ों के लिए वो लिया। अब हमारे दृष्टिबाधित साथियों को जो रेलवे के अंदर, अगर आप लोग देखें, मैं बार बार रेलवे प्रशासन से भी बात करता हूं तो ये कहता हूं और आप लोगों से भी ये बात कहूँगा, नॉर्दर्न रेलवे का एक पीएस है 14180। रेलवे बोर्ड का अगर आप लेटर देखेंगे तो मई 2014 का निकला हुआ है, और सेम ऑर्डर डीओपीटी ने मार्च 2014 में निकाले, और अभी फिर उन्होंने फरवरी में 24 के अंदर डीओपीटी ने उनको रिट्रीट किया है। तो अगर उस ऑर्डर में देखोगे तो उस ऑर्डर में लिखा है कि किसी भी तरह के पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय को जिस भी तरह के सामान की आवश्यकता है एक्सेसिबिलिटी के लिए या ऑफिस में काम करने के लिए, और उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कोई और डिवाइस या कुछ, वो इनको रेलवे या तो मतलब सरकार उसको प्रोवाइड करेगी या उसके लिए पैसे देगी, उसको रियम्बर्स करेगी। लेकिन बहुत मज़े की बात यह है कि दोनों यूनियन जब वो एसबीएफ कमेटी में बैठती हैं तो ये कहती है मत दो। तो सवाल ये उठता है कि अभी हम लोग, मैंने बड़ौदा हाउस के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे एक दृष्टिबाधित साथी की जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने को आई, तो ये सभी जगह होता है, ये नहीं है कि दिल्ली डिवीजन में नहीं हो रहा या कहीं और नहीं हो रहा। तो उसके अधिकारी ने उसको कहा कि तुम तो खाली बैठे रहते हो, तुम्हें प्रमोशन किस बात की मिल रही है? तो उसने कहा कि मैडम मैंने तो लिख करके दिया था, आप 2-3 साल से लिख करके दिया हो, कई साल से, कि आप मुझे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर दो, और स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर भी लेटर गया हुआ और आज तक नहीं मिल रहा।
तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या रेल प्रशासन को नहीं पता ये बात कि अगर हम दृष्टिबाधित साथियों को या जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारे साथी हैं, अगर उनको हम ले रहे हैं और ये सरकार की गाइडलाइन है कि उनको नौकरी दोगे तो उनको कंप्यूटर के साथ साथ जो उनका स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है या जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं वो आपको देने हैं, तो वो क्यों नहीं दिए जाते हैं? और वो जो कमेटी बैठी हुई है, जो वो कमेटी को मैनेज करती है, तो उसमें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो क्यों इस बात के लिए वो करते हैं कि हमारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसके ऊपर वो? अरे पैसा हमारा, और 5 साल से हम लोगों ने लिख करके दिया तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जब फंडामेंटली वो बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि आप कैंप लगवा लो, अच्छा मजे की बात है वो कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। भाई कैंप लगाने को क्यों तैयार हो? सेमिनार करने को क्यों तैयार हो? उसके अंदर तुम्हें कौन सा ऐसा फायदा होता है? भाई मेरे लिए लगा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कैंप मत लगाओ। मतलब ये वो बात हुई कि मेरा बच्चा, मैंने स्कूल में एडमिशन दिला दी और मेरा बच्चा आकर के कहता मुझसे कि पापा मेरे को टैब की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है बहुत बार। मैं उसको कहता हूँ नहीं नहीं बेटा टैब नहीं दिलाता, तुझे गोवा घुमाने ले जाता हूँ। तो मतलब मेरे से बड़ा मूर्ख है कोई? तो ये सवाल इन रेलवे की यूनियनों से आप लोग करो। आज बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, जब वो आपसे आते हैं बात करने के लिए कि ये कहाँ है हमारा सामान, कहाँ है वो पैसा 5 साल से जो हमारे पास नहीं है, वो कहाँ चला जाता है हमारा पैसा? और सवाल ये उठता है खाली SBF से नहीं, आप वैसे भी दिलवाओ, तो आप क्यों नहीं हमारा देते इस तरह का अधिकार हमारे क्यों मार दो? मतलब ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिन लोगों के लिए इन लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन कोई काम नहीं करते। मैं कह रहा हूँ काम मत करो, लेकिन कम से कम रुकावट तो पैदा मत करो। ये रुकावटें पैदा करते हैं। वो तो इतना हाथ डाल डाल के, इतना लड़ लड़ के कि हम लोग इन सब लोगों से वसूल करते हैं कि तब, वरना ये कभी उस बात को ना करें। अब जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि नॉर्दर्न में NRPHEW के नाम से काम कर रहे थे हम लोग, और ऑल इंडिया लेवल पे हम DIR के नाम से काम कर रहे थे। आप लोगों को, अच्छा एक और चीज़, मार्क्स सिलेक्शन का बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया। आप लोगों को पता होगा मार्क्स सिलेक्शन के आदेश पहले से थे, वो लागू नहीं कर रही थी रेलवे। यूनियन का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो कुछ सवाल खड़ा करते। हम लोगों ने जब चीफ कमिश्नर का केस फाइल किया तब उसके बाद मिलने की बात आई। अब उसके अंदर हुआ कि बैकडेट से लागू करने की बात आई, तो हम लोग बैकडेट से दिलवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के भी ऑर्डर आए कि ग्रुप B का जो रिजर्वेशन है वो बैकडेट से लागू होगा। कोई यूनियन क्यों नहीं बोलती इस बात को कि भाई तुम इन लोगों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन जब लागू हो गया है तो इनका अंकों की भी छूट है, तो अब करो। हम लोगों की बात को अगर आप लोगों ने सेम देखना है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं परसों, 3 दिन पहले। उस ऑर्डर के अंदर वही इंटरप्रिटेशन करिए जो मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ, और जो हम लोगों ने कैट के अंदर ये बात लिख कर, चीफ कमिश्नर यहाँ लिख करके दी थी कि कम से कम, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को भी पेपरों में पेपर हो रहे हैं, अभी जैसे मैंने अकाउंट्स का अभी मैडम को बोला कि हम लोग एक RTA लगा करके इन लोगों से जानकारी लेंगे अपेंडिक्स 2A और 3A के अंदर। अपेंडिक्स 3A के अंदर मास सिलेक्शन इस बार दी हमारे बहुत सारे साथियों को। नॉर्दर्न रेलवे में तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन दूसरी रेलों के अंदर हमारे कई साथी ऐसे हुए जो मास सिलेक्शन की बेनिफिट से प्रमोट हुए वहाँ पर। तो इसी तरीके से हम लोगों को फ़ायदा लेना है उसका। तो जितने भी पेपर हो रहे हैं आप, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर जिन लोगों के पहले भी पेपर हुए हैं पुरानी डेटों में, और अगर उनके पास नंबरों की लिस्ट अपनी कोई है, उन्होंने नंबर RTI से या किसी माध्यम से लिए हुए हैं, तो वो अपना बैकडेट से मास सिलेक्शन का बेनिफिट लेते हुए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए अप्लाई करो रेलवे के अंदर। और अगर ये रेलवे नहीं मानती तो हम लोगों के पास बिना पैसे खर्च करे कमीशन का एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और कमीशन हमारे लिए फेवरेबल ऑर्डर करती है। उसका आप लोगों को एक कमीशन का मैं उदाहरण देता हूँ। रिसेंटली जो आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा, अम्बाला के लोगों ने एक केस फाइल किया और अम्बाला के 2 लोगों का 2018 से नोशनल प्रमोशन किया है अभी, और करंट डेट से उनको एक्चुअल बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, कमीशन में तो आपको पे, जो चीफ कमिश्नर है हमारे यहाँ, उनको केस फाइल करने के लिए अब तो कुछ भी खर्चा नहीं करना, सारा ऑनलाइन करना है आपको अपने बैठे बैठे। जो गाइडेंस चाहिए आप लोग मुझसे मांग सकते हो, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। उसका हमने प्रॉपर तैयार भी कर रखा है, बुकलेट भी, आप उसमें भी बात कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। अब आप लोगों से हम दूसरी उस पर आते हैं कि जब हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये बात की तो ये हुआ कि भाई कोई यूनियन हमारी हेल्प नहीं करती। तो हमने कहा ठीक है, अगर कोई यूनियन हमारी शर्तों पे तैयार होगी तो हम अपनी शर्तों पे इलेक्शन के अंदर अगर कोई हमसे मदद मांगेगा तो हम करेंगे। तो हमने कुछ शर्तें डिसाइड करी अपनी एसोसिएशन के लेवल पे कि भाई इन शर्तों पे अगर कोई हमारी कोई यूनियन हमसे समर्थन की बात करेगी या कहेगा कि हमारे को आप सपोर्ट करो, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इधर से उधर से बात करके हम लोगों से पूछते थे कि भाई आपने हमें समर्थन कर दो, हमें कर दो, लेकिन हमने जब उनको अपनी शर्तें बताई तो वो लोग पीछे हट गए। लेकिन
URKU ने हमसे हमारी शर्तों पे बात मानने के लिए तैयार किया। आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो हमने ग्रुपों में भी डाल दिया था, जब हमारे कई साथियों ने हमसे कहा कि भाई वो जो लिखित समझौता हुआ है वो डाल दो सबके लिए, तो हमने उसको ओपन भी कर दिया। ये मुझे लगता है कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि कोई यूनियन या कोई एसोसिएशन इतना ट्रांसपेरेंट होकर के काम नहीं करती होगी जितना हम लोग कर रहे हैं अपनी एसोसिएशन के अंदर। तो हम लोगों ने उसके अंदर डाल दिया, और उसके अंदर जो शर्तें रखी थी, आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हमारे साथी हों जिन्होंने वो नहीं पढ़ा हो, तो मैं उसकी मोटे तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने एक तो उसमें अपनी मांग ये रखी है कि DR कोटे और प्रमोशन का जो कोटे में जिसमें हम कर रहे हैं, उसके अंदर रोस्टर बनवाने में वो हमारी हेल्प करेंगे। जहाँ हम लोगों का वो होगा वो उसको आगे करेंगे उसके अंदर। और बैकलॉग जो हमारा है उसके अंदर वो उसको भरवाने के लिए वो उसके अंदर बात करेंगे। दूसरी बात, स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर जो हमारी बातें होती हैं उनके अंदर वो कोई नेगेटिव वो नहीं रखेंगे। और इन सब जगहों पर जो PFA या PCPO या इन लोगों के साथ इनकी मीटिंग हुआ करेगी, उसके अंदर जो हमारी एसोसिएशन मुद्दे उठाएगी कहेगी, उन मुद्दों को ये उठाएंगे, और उन विषयों को डिस्कस करने के लिए जो हमारी एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव अपने अपॉइंट करेगी उनको ये लेकर के जाएंगे। अपनी मर्जी से वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरीके से स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर हम लोगों ने उनको रखा कि स्टाफ बेनिफिट फंड की अगर तुम जीत करके आते हो तो आप कमेटी उनसे ये डिमांड करेंगे कि आप SBF के अंदर अलग से डिसेबल लोगों की समस्याओं पे बात करें, उसकी ये कमेटी अलग बनाएं, और उस कमेटी के अंदर वो मुद्दे रखे जाएंगे जो हम बताएंगे। और उन मुद्दों को भी डिस्कस करने के लिए जो एसोसिएशन आपको रिप्रेजेंटेटिव देगी, वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के आपका बात करेगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हम कुछ नहीं कर सकते थी कोई भी। तो उन्होंने इन सब बातों को लिखित रूप से हमारी बातों को माना। इसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, कि एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो विषय हम उठा रहे हैं उन्हीं विषयों को वो लोग अपने उसके ऊपर पैड के ऊपर भी उठाएंगे, इन सारी चीज़ों को। इसके अलावा हम लोगों ने उनसे ये भी बात स्पष्ट रूप से करी है कि अगर भविष्य में, अगर मान लीजिए, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर आप लोग नहीं भी आते हैं तो भी भविष्य के अंदर आप हमारी जो एसोसिएशन की जितनी बातें होती हैं उन सब बातों को आप अपने पैड के ऊपर भी लिख करके भेजेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की, ये बातें आपस में की कि भाई ठीक है, अगर ये लोग लिखित समझौता करने को तैयार हैं तो हम लोग उसके लिए, वो हम लोगों ने डाल दिया। तो आज हम लोगों की आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अंदर से, हो सकता है अगर आप किसी और को देना चाहते हैं या किसी और के लिए चाहते हैं तो वो आप लोग ओपन है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें अपने संगठन को मजबूत अगर करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो URKU को एक मुश्त होकर के हम लोग वोट डालें, ना केवल अपनी वोट डालें बल्कि जो हमारे और मित्र हैं जो हमारी बातों को समझते हैं वो लोग भी हमारे उस पर वोट डलवाने की बात करें। इसके अलावा भी मैं कुछ बातें और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग इस उससे हैं। जैसे ये NPS और UPS की बात करते हैं, UPS तो हम सब लोगों के सामने आ रहा है। UPS को लागू करवाने के लिए किन्होंने क्रेडिट लिया वो तो आज बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे न्यूज़ में, चैनलों में आया, सारे मीडिया के अंदर फ़ोटो खींच करके आई। आप प्रधानमंत्री के साथ जाकर के फ़ोटो खिंचवा के आते हैं कि ये लागू कर दिया, और बाहर आकर के कहना शुरू कर देते हैं अब एक ट्रेड यूनियन के भैया उसमें तो कुछ कमियां हैं, हम उसको सुधरवाने की बात करेंगे। मतलब 2004 से लेके 2024 तक तो तुम्हें पहले NPS का होश नहीं था और अब तुम्हें UPS का होश नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम थोड़ी सी और उसमें जाएं तो सवाल ये उठता है कि तुमने जब NPS लागू करी तो कहते हो कि हम NPS को लागू नहीं होने देंगे। भैया NPS पे साइन तुम करके आए थे, उसको भी छोड़ दो। दोनों फेडरेशनें जो हमारी हैं, 2004 में जब ये एक्ट पास किया तो उस समय सरकार और थी। जब ये इम्प्लीमेंट होने के लिए आया NPS का नियम तो उस समय सरकार बदल चुकी थी। जो सरकार आई थी वो इन लोगों की पार्टियों की थी, ठीक है। जब वो इनकी पार्टियों की थी और जब तक ये लागू भी नहीं हुआ था तो आप आराम से विड्रॉ करवा सकते थे। अगर उसने ज़बरदस्ती किया तो आपने विड्रॉ कराने का वो काम नहीं किया 10 साल तक। और आज फिर जब UPS ये लागू हुआ नया तो आपने उसके लिए भी कुछ नहीं किया, आप उस पर साइन कराए और अब आकर के कह रहे हो नहीं इसमें कुछ कमियां होंगी तो हम उनको ठीक करवाएंगे। तो मतलब आपको जब वहाँ साइन करने गए हो तो क्या इन दोनों फेडरेशनों को इसका एजेंडा नहीं मिला था?
क्या इसका ड्राफ्ट नहीं मिला था इस नियम का? ये बहुत सोचने का विषय है कि ये लोग बाहर आकर के कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन दोनों फेडरेशनों को इस जो नया एक्ट आया है, नया नियम आया है एनपीएस के बदले में यूपीएस का, आपको लागू करने से पहले अगर सरकार ने आपको बात करने के लिए बुलाया, आपको साइन करने के लिए बुलाया और आपको ड्राफ्ट नहीं दिया उन्होंने, अगर ड्राफ्ट नहीं दिया तो आप साइन करने क्यों चले गए? आपने पढ़ा तक नहीं उसको और बिना पढ़े जाकर के साइन कराए। तो अगर आप इतने ही अच्छे इंसान हो तो मैं आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम लिखवा लेता हूँ अपने नाम और आप साइन कर दो एफिडेविट पे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सो एंड सो के नाम दान कर रहा हूँ। करोगे आप? दोनों में से कोई भी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी साइन करेगा? दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो सवाल उठता है कि उस पर साइन क्यों कराए तुम बिना पढ़े? आप बिना पढ़े साइन कराते हो हर कागज पे और बाद में कहते हो कि हम तो गलती हो गई हमसे। पहले मतलब बेच के खाने का काम किया हुआ आपने। अगर आपने वो पढ़ा था तो इसका मतलब आप इतने बड़े कितने समझदार हो, क्या तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या गलत है और क्या सही है? तो क्या आपको उस पर बैठे रहने का अधिकार है उस पोस्ट पे? तो आप लोगों को ये बात भी समझनी होगी। इसके अलावा आप लोग समझते हो कि पे कमीशन की एनोमलियाँ आती हैं इस 7 CPC में। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो 7 CPC के लोग होंगे। 7 CPC के अंदर इन्होंने HRA हमारा मरवा दिया। हाउस रेंट जब सरकार दे रही थी एक फिक्स रेट से तो इन्होंने लेने से मना कर दिया, वोटिंग कराई। जब तुम कह रहे हो कि 98% लोग, इन्होंने ही कहा, हमने थोड़ी कहा, इन्होंने ही सरकार को चिट्ठी लेके भेजी कि 98% लोग स्ट्राइक करने को तैयार है, रेल रोक देंगे। फिर अचानक रातों रात क्या हुआ कि तुम बिना किसी समझौते के साइन कराए कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं, हम चक्का जाम नहीं कर रहे, बिना किसी समझौते के कराए। उन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, और कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसके अंदर उन्होंने कह दिया भविष्य में देंगे तुम्हें HRA, पुराना तो दे ही नहीं रहे। अरे तो जो मिल रहा था उसको तो ले लेते पहले, वो भी HRA नहीं लिया था इन्होंने। जो हमारे, उनको पता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हमारा आज भी जो 196 का एरियर था, 196 से 2003 का लगभग 86 महीने का एरियर इन्होंने मरवा, मंथ का 196 से लेके फरवरी 2003 तक का एरियर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों का मरवा दिया इन्होंने। उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ऑनरेरियम मिला करता था पेंशन का और बुक्स का और काम करने का। पेंशन पूरे उसकी वो रिवाइज करते थे तो रात दिन घरों में बैठ करके पेंशन के जो लोग काम करते थे, एग्जीक्यूटिव के लोग, पी ब्रांच में जो बैठे हो उनको मालूम है ये कि रात दिन पे कमीशन जब आता है तो पी ब्रांच के लोग और अकाउंट्स के लोग रात दिन बैठ के रिवाइज करते हैं काम। उसका कुछ ऑनरेरियम उनको सरकार देती थी, वो ऑनरेरियम बंद कर दिया रेलवे बोर्ड ने और वो पैसा नहीं आज तक दे रही है। 2010, 6, 7, 8 की बात का जो है वो ऑनरेरियम का 8-9 साल से रेलवे बोर्ड गया हुआ है और उसका ऑनरेरियम रेलवे बोर्ड आज तक नहीं दे रहा। दोनों फेडरेशन है उसके लिए नहीं चुप बैठी हुई हैं, वो बंद करवा दिया इन्होंने। क्यों? कैश ऑफिस का दिलवा दिया और अकाउंट्स का और पी ब्रांच का रुकवा दिया तुमने। ये इस तरह के काम सारे लोग कर रहे हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि डिसेबल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं होंगी। अभी हमारे एक क्लेम रेट्स ब्रांच में है ना, उस लड़की का प्रमोशन रुकवा दिया, दृष्टिबाधित हमारी एक साथी थी, उसका प्रमोशन रुकवाने के उन्होंने पूरी गेम खेल ली। क्लेम के अंदर रुकवाने का वो प्रमोशन ऑर्डर निकालने वाले थे और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारे अपने साथी का प्रमोशन ऑर्डर चल जाए। तो ये इस काम को करने में माहिर है क्योंकि इनको पता है कि पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा संख्या में कम है, भगवान करे संख्या में कम ही रहनी चाहिए। तो ये काम कुछ नहीं कराते और सब लोगों का वो है। अब अशोक यादव जी कुछ तो कहना चाहेंगे और बाकी फिर आप लोग अपना जो लोग विचार रखना चाहते हैं वो अपना विचार रख सकते हैं, या कोई और समस्या हो जिसके ऊपर वो बताना चाहें, बात करना चाहें तो वो बात करें। साथियों, आपने काफ़ी विस्तार से, मुकेश जी को दे दो, चाय भी दे दो, विस्तार से सुना। अपनी जो शिकायतें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम, आप देख रहे हो 25-27 साल से हम लड़ते रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास मौका है। इन दोनों यूनियंस ने हमको हमेशा धोखा दिया। हमारे दोनों इलेक्शनों में दोनों का अलग अलग समर्थन दिया हम लोगों ने और वो दोनों जीते।
तो ये हमें अधिकार बनता है ना कि हमारे समर्थन देने से ही वो जीते। लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे काम में अड़चन हटाई। अभी बताया इन्होंने, जैसे इंस्ट्रूमेंट देने की बात हो रही है, मेरी 2 बार सीनियर डीपीओ से बात हुई, मुकेश जी की बात हुई, वहाँ सीपीओ आईआर से बात होते हैं, वो खुलेआम बोलते हैं हमको कि ये दोनों यूनियंस आपके काम को करने के लिए मना कर रही हैं कि इनको कोई मत दो सामान। क्यों भाई? हमारा अलग से पैसा सैंक्शन है और जो भी यूनियन जीतती है उसको 35 से 40% वोट मिलते हैं केवल। तो 60% लोग तो उनके अगेंस्ट हैं, तो वो 100% लोगों का ठेका कैसे ले सकते हैं? मैं अभी भी आप लोगों को आज कह रहा हूँ कि जो आदमी एक बार धोखा दे देता है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना। और अभी आपको मौका है इन दोनों लोगों को सबक सिखाने का कि आप लोग इतने बेकार आदमी हो कि जो लोग आपको उठाते हैं, जो लोग जिताते हैं, उन्हीं के काम में अड़चन डालते हो। अगर मेरे किसी दृष्टिवादी साथी को कंप्यूटर मिल जाए ऑफिस में काम करने के लिए, तो उसमें यूनियन का या रेलवे का क्या नुकसान है? बताओ आप जरा। आप काम ही कर रहे हो ना। रेल में ज़्यादातर ये प्रथा है, क्या सरकारी नौकरी में यही है कि सरकारी आदमी काम नहीं करते। अरे हम तो तुमको काम करने के लिए कह रहे हैं आगे से भाई, कि हमारा साथी काम करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा, रेल को आगे बढ़ाएगा, अपनी काम सीखेगा, काम करेगा, उसमें भी तुम कहते हैं इनको मत दो। और वो किस मुंह से आपके पास आ जाते हैं मांगने वोट कि आप हमें वोट दे दो। अब ये यूपीएस की बात बताए थे मुकेश जी, एनपीएस और यूपीएस दोनों में नहीं, इन्होंने ही साइन किए ना, तीनों में कोई तो इन दोनों ने साइन किए ना, और तो कोई साइन करने गया नहीं ना। कल मेरे यहाँ एक व्यक्ति बोल रहा था यूआरएमयू का, बड़ा समझदार था, वो क्या अच्छी बात बोलता है कि ये जो आपको डीए मिलता है ये हमने दिलवाया है। हमारी ब्रांच में बोला, उसकी खाट खड़ी कर दी भाई साहब हमारे लोगों ने। एक बोलता है 1964 में इंक्रीमेंट मिलता नहीं था पहले कभी भी, वो हमने लागू करवाया। अरे भाई साहब ये पे स्ट्रक्चर का जमाना है, जैसी जिस स्ट्रक्चर में आपकी तनख्वाह बनती है पे कमीशन में, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट और वो मिलते रहता है डीए। ये कौन होते हैं? ये हमारे जो गरीब साथी हैं, मैं इस सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बेचारे रोड ही कूदते हैं, रोड पे चलते हैं, पटरियों पे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनको कहते हैं हमने बोनस आपको हमने दिला दिया, 1000 रुपये दे, तू 500 रुपये दे, तू ये दे। उस पैसे को लेके अपने जिनकी ये पूजा करते हैं कुछ चमचे लोग, उनको रिटायरमेंट पे कार देते हैं। वो उनके बाप के पैसे की कार थोड़ी है, वो हमारी पैसे की कार हमारे साथी गिरबान पकड़ के ली गई उन्होंने। ऐसे चोर और निकम्मे लोगों को बिल्कुल सावधान रहना है। इस बार ठान लो तुम लोग, एक ही यूनियन जीतनी है इस बार रेलवे में, URKU। और हमारा एक हैंडीकैप साथी एसोसिएशन के विषय के साथ है, और अपने एक साथी, अपने सब जो साथी काम करते हैं जो विकलांग नहीं सकलांग हैं, उनको भी समझाओ कि ये जो हम जैसे लोगों का नुकसान कर रहे हैं तो तुम्हारा तो नुकसान करते ही आ रहे हैं। पे कमीशन की बात है, पे कमीशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि हर 3 साल बाद रिव्यू होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी जैसे बैंक में बढ़ती है। पे कमीशन आएगा नहीं, ठीक है, पे कमीशन नहीं आ रहा तो 3 साल के बाद, आज 2 साल हो गए पे कमीशन का आए हुए, 3 बार पे रिव्यू होनी चाहिए थी ना। तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? क्या करने जाते हैं वो मंत्री के पास, चाय पीने या पैसे लेने? तुम्हारे पास जो वोट मांगने आए उनसे सवाल करो कि भाई साहब आप 12 साल से रिकग्नाइज यूनियन हो, आपने क्या किया एम्प्लॉय के लिए? एक काम किया फेवर का तो बता दो, एक काम मैं चैलेंज कह रहा हूँ, एक काम एम्प्लॉय के भले के लिए अगर ये सरकार से कोई पॉलिसी ले आए हो तो मेरे पर ले आना उसको पकड़ के। हर चीज में आपका नुकसान। आपका HRA पे कमीशन 27% HRA देने को तैयार था, इन्होंने कहा नहीं जी हम तो हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे। 1.5 साल का HRA मरवा दिया, वो HRA चला गया। उसके बाद फिर समझौता कर लिया कि दे दो 27 ही दे दो जी, 27 ही मिलता था ना, तो फिर क्यों रोका भाई? नुकसान कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, उनको क्या लेना देना आपके HRA, उनको तो मिलता नहीं ना भाई। उनको पेंशन में HRA नहीं मिलता है, वो क्यों बोलेंगे आपका HRA बढ़ाने को, बोनस बढ़ाने को? बोनस भी नहीं मिलता उनको। रिटायर्ड को तो लाओ, एम्प्लॉय को बोनस क्यों बढ़ाएंगे वो? क्योंकि उनको नहीं मिलता। जो सुविधा उनको मिलती है उसकी वो बात करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। कोरोना की बात करो, पूरे देश में रेलवे ने 182% प्रॉफिट कमा के दिया कोरोना के समय। किसने कमा के दिया वो? आपने, मैंने, मेरे भाई ने, जिसने रेल में इंजन चलाया, कार ने झंडी दिखाई,
स्टेशन पे गाड़ी चलाई, उन्होंने कमाया ना। क्या किया इन्होंने, क्या करवाया, 18 महीने का डीए मरवा दिया हमारा। अरे ये तो बड़ी इंसाफ की बात है यार, जो आदमी ज़्यादा काम करे, जान जोखिम में डाले, उसी की गर्दन काट दो आप। क्या कर रहे थे वहाँ पे, क्या करने जाते हैं वहाँ पे मीटिंग में? कोई शक्ल है इनको बात करने की? आके हमारे सामने बात करें। डींग मारते घूम रहे। यूपीएस बहुत अच्छा है, जगह जगह पोस्टर लगे। आज भी मैंने देखा था एक बहुत बड़े शिवपाल मिश्रा जी का पोस्टर लगा हुआ वहाँ पीछे। यूपीएस आने से सब कुछ, ओपीएस के सारे मुद्दे सोल्व हो गए। अच्छा, ओपीएस के सारे मुद्दे सोल्व हो गए भाई यूपीएस आने से? यूपीएस की एक सबसे बड़ी कमी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कोई आदमी आके बोले, उसे ये पूछना, मेरे भाई 30 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? बस एक ही सवाल पूछना। अभी मैं रिटायर होता हूँ, मेरे पास ओपीएस है, 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख कुछ तो मिलेगा ना मेरे को। और जो एनपीएस में हमारा साथी रिटायर होता, जो हुआ है, उसने जितना जमा किया था उसको 60% मिलता था उसके जमा करने का, ठीक है। और यूपीएस का क्या किया उन्होंने, बोला आपको 10% पैसा मिलेगा। भाई साहब, आप सारी जिंदगी 33 साल तक सरकार को पैसे देते रहे 100%, और आप जब घर गए तो आपके हाथ में 10%, आपके अमाउंट का 10% दे दिया। प्रॉफिट नहीं है उसमें ब्याज नहीं दे रहे या कुछ पैसा नहीं दे रहे, 10%। जब रिटायर होगे, जब आपके बच्चे की शादी का समय होगा, आपको मकान बनाना होगा, आपको फैमिली में और बहुत काम होंगे, आप किससे भीख मांगोगे भाई साहब? देगा ही नहीं कोई। आप मांग भी नहीं सकते, क्योंकि बोले है तू सरकारी कर्मचारी है भाई, तेरे पास पैसे ही नहीं। 33 साल तू क्या कर रहा था रेलवे में? बोला 33 साल वो यूनियन वालों के पीछे घूम रहा था मैं, वो मुझे लॉलीपॉप दे रहे थे और मैं उनके पीछे जय जयकार कर रहा था। खासकर जो नौजवान साथी हैं, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। वो अगर एक भी वोट देते हैं तो वो अपने भविष्य को खराब करने के पक्ष में वोट देते हैं, अगर इन दोनों को देते हैं तो। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग यार, हम लोग फोर्थ क्लास के लोग, हमारे भाई लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको हम तो समझा सकते हैं ना। उनको डरा धमका के पकड़ लेंगे, ओए बोनस दिया है दल्ला, 1000 रुपये दे, 500 रुपये दे। बोनस कौन दिलाता भाई? सरकार का प्रोसेस है। आपको डीए, इंक्रीमेंट, बोनस तो मिलना ही मिल रहा है, कौन रोकेगा? वो अपने घर से दे रहे हैं। अगर ये असली माइकल लाल तो बोलता हम रुकवा देते जी, आपका बोनस रुकवा दो, डीए दिलवाओ। अगर यही दिलवा रहे ना तो बोले रुकवा दो जी, आप ऐसा करो। आप तो हर चीज रुकवाने में ताकत रखते हो ना, हर काम उल्टा करते हो ना, रखवा दो। एक बार पीछे बात आई थी कि सरकार के पास पैसा कम है, रिटायरमेंट के समय या जो पीएफ में पैसा है वो हम एम्प्लॉय को दे नहीं पा रहे। तो हमारे महान नेता शिवपाल मिश्रा जी ने एक फेसबुक पे लिख दिया कि जितना भी पीएफ का पैसा है, ओपीएस में जितने भी लोग हैं, उन सबका मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाए। हाँ, ये वैसे बात चली थी, फेसबुक पे आई थी। मैं को इसलिए याद है कि मैंने उस फेसबुक पे इतना बड़ा नोट लिखा। मैं कहा शिवपाल मिश्रा जी, आपको आज तक जितनी पेंशन मिली थी वापस करो, वो जमा कर दो रेलवे एम्प्लॉइज के फेवर में, कि इनका रेलवे एम्प्लॉय का वेलफेयर कर दिया जाए। आप हमारे पैसे को बोल रहे हो कि शेयर मार्केट में लगा दो, और वो कल डूब गया तो हम तो डूब गए सारे एम्प्लॉय, क्योंकि आपका तो पैसा है नहीं। आप तो बहुत आसानी से बोल दिया। आप आओ ना, मैंने कहा जितनी पेंशन मिली और जितना पैसा है उसे जमा कर दो और उसको लगवाओ, आप में हिम्मत है तो कोई जवाब नहीं आया वहाँ पे। तो जवाब देने का समय आपको है। आप अपना सम्मान बचाए, रेल बचाए, अपने साथ साथ अपने दूसरे रेलवे कर्मचारी को भविष्य बचाना है आपको। अगर आप इन दोनों को हटाते हैं तो आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, पूरे रेल परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं। बहुत समय है, हमेशा बदलाव जरूरी है। ये 12 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, इन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए भी पूरी ताकत लगाई थी, इलेक्शन मत करवाओ क्योंकि हमारा राज चलता रहे। वो तो यूआरकेयू ने कोर्ट में केस कर दिया तो इसकी वजह से इलेक्शन हो रहा है। ये तो इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी जिंदा आदमी तो इनके पदाधिकारी है ही नहीं। मैं तो मरा हुआ आदमी समझता हूँ उसको। जो रिटायर हो गया उसको क्या लेना रेल से भाई? उसको क्या लग रहा है रेल का? उसे क्या दर्द हो रहा है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो तो पेंशन ले रहा है आराम से, उसका बच्चा पढ़ लिया, उसके शादी हो गई, उसका मकान बन गया, सब कुछ हो गया। करना तो मेरे को है ना। किसी पेंशनर को होना भी नहीं चाहिए है? क्या मतलब क्या होता है? और आपको क्या मालूम, अगर मैं हैंडीकैप हूँ तो एक सकलांग व्यक्ति को इतना दर्द नहीं मालूम जितना दर्द मेरे को पता है आपको कितना दर्द हो रहा है। तो जिसको लगती है उसी को पता लगता है। तो इनके धोखे में नहीं आना। ये हर बात को झूठ बोल रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं बनता। आखिरकार हमारे यहाँ से उनको भागना पड़ गया कल छोड़ के, जब हमारे यहाँ के स्टाफ ने सवाल जवाब शुरू कर दिए। तो आप सवाल जरूर करो। बोला आप वोट मांगने आए हो ना, एक सवाल का जवाब दो। जब हमारा साथी यूपीएस में रिटायर होएगा
या कोई हमारा यंग साथी खड़ा बोला मैं रिटायर होऊंगा 33 साल बाद, तो भाई साहब मैं कितने पैसे लेके जाऊंगा ज़रा ये बता दो मुझे, और मैं एनपीएस में रहता तो मैं कितने ले जाता। एक ही बात का जवाब ले लो इनसे, जो ये झंडा उठा के घूम रहे हम लोग करा के आगे सब कुछ हो गया, सबके पास वीडियो है, और ये इतनी सी भी करेक्शन नहीं करा सकते। अगर आपने एक बार साइन कर दिया तो करेक्शन की गुंजाइश समाप्त हो जाती है उसके अंदर। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको चार्जशीट मिल जाती है तो उसमें क्या ये हो जाता है कि चार्जशीट तो दे देंगे, लेकिन ये ऐसा करो चार्जशीट तो रख लो, पर मैं इसके अंदर कहता हूँ ये आदमी बहुत अच्छा है, लिख देगा कोई ना। तो फिर किसको बेवकूफ़ बना रहे यार। ये कोई जनता, गांव की जनता या अनपढ़ जनता थोड़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कंपटीशन करके नौकरी करके आए हैं, तो इनके बुलाव में आने की जरूरत नहीं है। अपना वोट और अपने सभी साथियों का वोट और जितना भी कोशिश हो सके URKU को देना है, और इस बार एक ही यूनियन को रिकॉग्नाइज करना है। दोनों चोरों को भगाओ, बेईमानों को हटाओगे तभी रेल का भला होगा। बहुत सी जगह देखो हमारी पोस्टर सेंटर हो जाती है, हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की पोस्टर सेंटर हो रही है, कभी ये बोलते हैं क्या? आज तक इन्होंने बोला एक शब्द? अभी अपग्रेडिंग आई, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी अपग्रेडिंग आई, ये अपग्रेडिंग 3 साल लेट आती है रेलवे में। इसकी एक वजह है कि आज से 20 साल पहले जब इनके त्यागी जी और मेरे ख्याल से शिवगोपाल मिश्रा जी भी जब नौकरी करते थे तो वो उस पोस्ट पे थे, उसके बाद अपग्रेड के बाद वो पोस्ट गस्टेड में जा रही थी। रेलवे बोर्ड का ये ऑर्डर है, 15% पोस्ट गस्टेड में करने जा रहे थे, इन्होंने होने नहीं दी, क्योंकि अगर ये गस्टेड पोस्ट हो जाती तो या तो नौकरी छोड़ते या यूनियन का पद छोड़ते। तो इन्होंने अपने स्वार्थ पे उसको 3 साल तक लिटका के रखवाया रेलवे बोर्ड में, और जो आज 2022 में अपग्रेडिंग आई है वो 2019 में आ जाती, और जो 2019 में आनी थी वो 2009 में आ जाती, जो 2013 में आई। 3 साल का हमारा नुकसान वो किया इन्होंने। और इस अपग्रेडिंग के इस बार की बात बड़ी मजेदारी वाली बात है। अच्छा, ये पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ को अगर मैं जड़ से काट दूंगा तो ये पेड़ खड़ा रहेगा क्या? बताओ। या ऊपर से आप 2-4 टहनी काट दोगे तो पेड़ खड़ा रहेगा? इन्होंने क्या किया, ऊपर कुछ पोस्टें बढ़ा दी, 4800-5400 में 2-2 पोस्टें, 1-1 पोस्टें बढ़ा दी, और उसके बदले क्या किया, जो सबसे नीचे 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है उसको समाप्त करवा दिया। अब आप ये देखिए, किसी जो जवान व्यक्ति रेलवे में नौकरी करने आएगा उसका भविष्य अच्छा था, या मेरे को 5400 मिला, 1 साल बाद मैं रिटायर हो गया। एक आदमी यहाँ से गया, एक आदमी नीचे से गया जो 33 साल नौकरी करता। तो पोस्ट ऊपर की सेंटर करो ना भाई, नीचे ही क्यों कर रहा है? ताकि भविष्य सुधरे, आगे बढ़े। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनके काम है उल्टे, इनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता इनको आता है बेईमानी कराना, भ्रष्टाचार करके, उल्टी सीधी बात करके, अधिकारी के साथ मिल के सारे काम करने। और खासकर हमारे तो हैंडीकैप लोगों के हर काम के खिलाफ बोलते हैं। एक भी काम हमारे पक्ष में अगर बोला हो तो बता दो किसी ने, उल्टा अधिकारी को डरा जाओ हम साइन नहीं करेंगे SBF कमेटी में। क्यों नहीं करेगा भाई? पैसा हमारा अलग से है, 30% पैसा हमारा अलग है, पर कैपिटा पैसा अलग है। आपको बोलने का राइट ही नहीं बनता उसके ऊपर। हम तो नहीं बोलते कि आप ये क्यों कर रहे हो। घुमा लो, मुजरा करवा लो, कवि सम्मेलन करा लो, लेडी संगीत करा लो, ये करा लो, इस काम में पैसे खर्च कर दो, उसका कुछ फ़ायदा होता है किसी को? आपको 5 दिन टूर पे ले जाते हैं, आपके ऊपर 50,000 रुपये खर्च हो गए एक टूर पे, एक व्यक्ति पे रेलवे के, आपको क्या बेनिफिट मिला? वही 50,000 का आपको कंप्यूटर दे दिया जाए तो आप सम्मान से ऑफिस में काम करेंगे, कल को ये नहीं बोलेगा कि ये काम नहीं करता, फ्री की तनख्वाह लेके जा रहा है। इसीलिए